Hello students, welcome to Biomentors classes online. Today we are going to discuss the next topic in our chapter current electricity और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है पोटेंशियोमीटर. सो हेडिंग डाल लीजिए पोटेंशियोमीटर. ठीक है, ये आपका हेडिंग हो गई पोटेंशियोमीटर, हिंदी मीडियम विभव मापी जिसे हम लोग कहते हैं. ओके चलो. सो बेसिकली यदि मैं आपसे बात करूं तो देखो हमारा जो पोटेंशियोमीटर है उसको 2 लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट है. एक आज का लेक्चर जिसमें आज हम लोग थियरी वाला जो पार्ट है उसे कंप्लीट करेंगे और दूसरा जो लेक्चर रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिकल वाला लेक्चर जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स पर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में आपका चैप्टर पूरी तरह से क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा. अब बेसिकली पोटेंशियोमीटर जो है, अब हमारे पास में देखो ये एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का ही एक पोर्शन है. मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर में यदि हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर में बात करें तो आपके पास में एक मीटर ब्रिज आता है, बराबर है. उसके बाद में एक पोटेंशियोमीटर है. वैसे देखा जाएगा तो आप यहां पर बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज को सीखे हुए हैं. एक है गैल्वेनोमीटर, ये नाम आपने सुना हुआ है. एक आपने एमीटर, ये वाला एक नाम आपने सुना हुआ है. एक आपने वोल्ट मीटर का नाम सुना हुआ है. इन तीनों के बारे में हम लोगों को चर्चा करनी है, लेकिन वो हम लोग मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन के अंदर में चर्चा करेंगे. ठीक है. सो गैल्वेनोमीटर क्या है? तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो आपको सर्किट के अंदर में फ्लो होने वाले करंट के अकॉर्डिंगली डिफ्लेक्शन प्रोवाइड करता है. ध्यान रखना, गैल्वेनोमीटर डज नॉट प्रोवाइड द रीडिंग, इट जस्ट सिंपली गिव्स द डिफ्लेक्शन कि भैया करंट कौन सी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो रहा है ये आपको बताता है. ये करंट मेजर नहीं करता है, ना ही वोल्टेज मेजर करता है. ठीक है. या मैं बोलूं पोटेंशियल ड्रॉप या वोल्टेज ड्रॉप मेजर नहीं करता है. हाँ, गैल्वेनोमीटर से हम लोग एमीटर भी बनाते हैं और वोल्ट मीटर भी बनाते हैं जिसे हम लोगों को मैग्नेटिज्म वाले सेक्शन के अंदर में पढ़ना है. तो ये छोटी छोटी बातें क्लियर होनी चाहिए. एमीटर क्या है? एमीटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो करंट मेजर करने का काम करता है. वोल्ट मीटर एक ऐसा डिवाइस है जो वोल्टेज मेजर करने का काम करता है. ठीक है, ये एकदम बेसिक. वोल्टेज या हम लोग बोल सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप, कोई भी 2 पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप ये मेजर करने का काम करता है. तो फिर वही पोटेंशियोमीटर क्या है? सो पोटेंशियोमीटर भी एक ऐसा ही डिवाइस है जो वोल्टेज ड्रॉप मेजर करने के काम में आता है. लेकिन कैसे होता है कि भैया देखो, वोल्ट मीटर कैसे एक छोटा सा सिंपल सा इंस्ट्रूमेंट होता है, छोटा सा डब्बा होता है जिसे हम लोग कैरी भी कर सकते हैं, पोर्टेबल होता है और इजीली यूज किया जा सकता है. लेकिन पोटेंशियोमीटर थोड़ा सा बल्की होता है. इसमें एक वुडन का बोर्ड होता है जिसमें लगभग 2 से 10 मीटर एक लंबी वायर होती है जिसे 1-1 मीटर, अब देखो 10 मीटर लंबी वायर को तो हम लोग फिर डिवाइस को लगाएंगे कहाँ, तो हम लोग क्या करते हैं उसमें वायर्स को 1-1 मीटर के सेक्शन पे क्या कर रखे होते हैं, डिवाइड करके रखा हुआ होता है. सो पोटेंशियोमीटर काफी बड़ा हो गया. ठीक है. अब उसका जो यूज है उसके और भी बहुत सारे यूज हैं. जैसे हम लोग पोटेंशियोमीटर का यूज सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, 2 सेल का ईएमएफ कंपेयर करने के लिए करते हैं और साथ ही साथ में सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उसको कैलकुलेट करने के लिए करते हैं. अब थियरी पॉइंट ऑफ व्यू से यदि हम लोग बात करें तो ये लगभग ऐसा मान सकते हो कि बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको काम में आने वाली चीजें हैं आज के लेक्चर में. और इसमें से कुछ छोटी मोटी क्वेश्चन जो है हमारे नीट में भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकते, बट हम लोगों को इस टॉपिक को समझना है और कोशिश करनी है. देखो आज के लेक्चर में कुछ थियरी चीजें हैं तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा बोरिंग लगे, लेकिन कोई डरने वाली बात है. देखो पढ़ाई हमेशा बोरिंग लगती है. आप पढ़ाई के बारे में कभी भी बात करोगे तो आपको ऐसा ही फील होगा कि बोरिंग है. लेकिन आपको जब कभी भी बोरिंग लगने लगे तो आप बस अपने दिमाग में वो सपने को याद कीजिए जो सपना आपने देखा है और जिस सपने के लिए आप अभी मेहनत कर रहे हैं, जिस सपने के लिए आप अभी जी रहे हैं, तो आपको बोरियत हटने लगेगी. ठीक है. अपने आप आपका ट्यूब जल जाएगी कि नहीं बेटा मेरे को पढ़ना है कुछ भी हो जाए. ठीक है. सो पोटेंशियोमीटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. तो ठीक है, पोटेंशियोमीटर के अंदर में यदि हम लोग बात करें तो क्या होता है, एक सिंपल सी बात करें तो यहां पर आपके पास में एक जनरल यूज की यदि मैं बात करूं तो बेसिकली हम लोग कहते हैं भैया कि पोटेंशियोमीटर का जो यूज है वो हम लोग सेल का ईएमएफ मेजर करने के लिए यूज करते हैं. क्या बोल रहा हूं मैं कि जनरली जो पोटेंशियोमीटर है उसका यूज हम लोग करते हैं टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल या टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द सेल या इंटरनल रेजिस्टेंस, जो भी हम लोगों को मेजर करना है उसके लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं. अब इसके अंदर में जब कंस्ट्रक्शन की जब बात करते हैं तो ये इसके अंदर में क्या होता है, 2 से लेकर के 10 मीटर लंबी वायर होती है जिसे हम लोग क्या करते हैं 1-1 मीटर के ऐसे सेक्शन बनाते हुए
ठीक है, ऐसे बहुत सारे सेक्शन हम लोग यहां पर बना सकते हैं और ऐसे इस पोटेंशियोमीटर वायर को, अब देखो हमारे पास में छोटे थोड़े बहुत सेक्शन हम लोगों ने यहां पर बना लिए, तो एक पोटेंशियोमीटर वायर होती है, ये क्या हो गई, एक पोटेंशियोमीटर वायर होती है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, इसके दो हिस्से हो गए, यस और नो। तो इसके एक टर्मिनल को हम लोग एक बैटरी की मदद से, एक की मदद से और आगे चल के एक रियोस्टेट की सहायता से इस प्रकार से हम लोग यहां पर इसको कनेक्शन दे देते हैं। ये तो हो गया अपना एक नॉर्मल बेसिक वाला सर्किट, मेन वाला सर्किट। अब जिस सेल का ईएमएफ वगैरह का मेजर करना है या फिर हम लोगों को सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस वगैरह कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस पॉइंट से एक सर्किट बाहर की तरफ निकालते हैं। लेट्स से यहां पर इस सेल का ईएमएफ हम लोगों को कैलकुलेट करना है, जिसको मैंने नाम दे दिया E1। क्या नाम दे दिया, E1 मैंने यहां पर एक नाम दे दिया। अब इसको हम लोग आगे चल के क्या करते हैं, एक की से और एक गैल्वेनोमीटर से आगे चल के कनेक्ट करते हैं और साथ में ये जॉकी रहती है जिसको हम लोग यहां पे अलग अलग पॉइंट पर क्या करने वाले हैं, टच करने वाले हैं। बात समझ में आ रही है। सो दिस इज द मेन थिंग जो इस पोटेंशियोमीटर के अंदर में यहां पर होने वाली है। ओके, चलो देखो ये बेसिक सर्किट हो गया, क्लियर है, ये क्या हो गया आपका बेसिक सर्किट हो गया और ये ऊपर एक दूसरा सर्किट है। ठीक है, अब हम लोगों को इसका कॉन्सेप्ट समझना है पहले कि भैया इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है, पहले इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वाले सेक्शन को, जो नीचे वाला जो सेक्शन है उसको पहले हम लोग स्टडी करते हैं ताकि हम लोगों को और भी अच्छे से आइडिया क्लियर हो चुके। तो ये तो कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट था, इसमें तो कोई सवाल पूछने वाले हैं नहीं आप लोगों को, लेकिन हाँ ऐसा कुछ होने वाला है, ये आपको पहले से एक आइडिया लग गया। मैं बोला ठीक है। अब हम लोग जो मेन मुद्दे की बात है वो करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर के बारे में। सो यहां से आपकी मेन हेडिंग चालू हो रही है, वो है आपका प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ठीक है, तो हमारे पास में जो 10 मीटर लंबी जो वायर थी या 2 मीटर लंबी जो वायर थी पोटेंशियोमीटर की, उस वायर को मैंने क्या किया, यहां पर इस प्रकार से ये वायर आपकी हम लोगों ने बना ली है। ठीक है, अब एक काम करता हूं, इसको मैं थोड़ा सा मोटा बना लेता हूं। ये आपके पास में पोटेंशियोमीटर की वायर हो गई। ठीक है, अब इसको हमने क्या किया है, यहां पर एक बैटरी और एक की से लगा करके यहां पर इसको कनेक्शन दे दिया। ठीक है, ये वायर है, ये समझ में आ गई, ये पोटेंशियोमीटर की वायर है। इसको मैं पॉइंट का नाम दे देता हूं ए और इसको मैं नाम दे देता हूं बी। इसको मैं क्या नाम देता हूं, ए और इसको मैं नाम दे देता हूं बी। ठीक है, ओके। ये जो सेल है इसका ईएमएफ है ई और ये की जो है उसको मैंने नाम दे दिया है के। तो भैया इतना काम तो यहां पर आपका हो चुका है। अब यहां से आगे हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, बेसिक हो गया, एकदम एकदम बेसिक बात करी मैंने। क्या बोली, ये क्या है, यहां पर ये है आपके पास में पोटेंशियोमीटर वायर है। ये क्या है आपके पास में, पोटेंशियोमीटर वायर है और ये है पोटेंशियोमीटर वायर। ये यहां पर आपका एक सेल ईएमएफ और ये जिसका ईएमएफ ई है और यहां पर एक मैंने की के लगा रखी है। अब जैसे ही मैं की के को क्या करूंगा, क्लोज करूंगा, तो इसमें से क्या होने लगेगा, एक करंट फ्लो यहां पर होने लगेगा। मैं बोला ठीक है। अब यहां पर मैं क्या मान के चलता हूं, मैंने माना लेट से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। मैंने क्या माना, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर को मैंने नाम दे दिया, ये है आपके पास में सिग्मा। ठीक है, ये क्या है, सिग्मा है। दूसरा मैंने मान लिया कि जो लेंथ ऑफ वायर है, लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर जो ए बी है, इसकी लेंथ को मैं कैपिटल एल मान लेता हूं। तो यहां से मैं एक चीज लिख सकता हूं, वो ये है कि भैया रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर, रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर ए बी, इसे मैं नाम दे देता हूं लेट से आर ए बी। इट कैन बी रिटन एज सिग्मा इनटू एल। इतनी बेसिक चीजें मैंने यहां पर लिख ली है। ओके, अब देखो जैसे ही मैंने की को क्लोज किया है तो इसमें से करंट फ्लो होगा आई। इसमें से क्या फ्लो होगा,
एक करंट फ्लो होगा आई, और इस आई को मैं लिख सकता हूं, आई कैन बी रिटर्न एज क्या, ई अपॉन आर। ऐसे लिखना सही होगा, या मैं बोलूं कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए बी अपॉन आर ऑफ ए बी। बोलो दोनों में से कौन सा ज्यादा सही है, बोलो कौन सा ज्यादा सही है। तो आप क्लियरली देख के बता सकते हैं वी ए बी अपॉन आर ए बी इज मोर करेक्ट। क्यों ऐसा है, उसका रीजन ये है कि भैया ये जो सेल लगाया, ये तो आपने सेल का ईएमएफ लिखा है, हो सकता है कि उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस हो जिसको मैंने यहां पे कंसीडर करना ही भूल गया हूं। अब भूल गया होऊंगा मतलब ये नहीं है कि मैं भूल गया हूं, मैं बता रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं सवाल, नहीं तो कई लोग बोलेंगे अच्छा सर भूल गए क्या, ओके ठीक है हम करेक्ट कर लेंगे। अरे भूला भूला कुछ नहीं हूं मैं, क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं, पकड़िए। मैं सवाल पूछा हूं आपसे, मैंने पूछा है कि भैया आई की वैल्यू ये लिखनी चाहिए या ये वाली लिखनी चाहिए, लेफ्ट वाली या राइट वाली, आपके दिमाग के हिसाब से बताइए कि कौन सा आई की वैल्यू करेक्ट है। आंसर देते चलिए साथ ही साथ, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अकेला ही बोले जा रहा हूं, मैं अकेला ही सीखे जा रहा हूं और आप लोग पता लगा कि आप लोग अपनी दुनिया में मस्त है। ऐसा नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखिए। तो मैंने क्या बोला कि भैया इसमें से जो करंट फ्लो होगा वो आपका इतना आने वाला है। तो सवाल ये उठता है कि ये सब चीजें क्यों करी जा रही हैं, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो भैया प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर जो है वो एक सिंपल सी बात कहता है कि जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है वो जो लेंथ होती है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। उस चीज को हम लोगों को यहां पर सीखना है, उस चीज को मुझे यहां पर लेके आना है, तो उसके लिए ये सारी कहानी यहां पर बन रही है। क्या ये बात समझ में आ रही है। मैं बोला ठीक है सर जी, कैसे कर रहे हैं हम लोग, तो देखते हैं जरा। तो अब यहां पर सबसे पहला जो आंसर आपको देना था, यदि वो आंसर आपका आ गया है तो अब आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं बोलूंगा कि ये करेक्ट नहीं है, ये वाला ज्यादा करेक्ट आंसर है। तो मैं बोला बिल्कुल सही बात है, वी ए बी अपॉन आर ए बी इज इक्वल्स टू आई, और दैट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। ये मेरा इस पोटेंशियोमीटर वायर में से फ्लो होने वाला करंट है, कौन सा, वी ए बी अपॉन आर ए बी, वी ए बी अपॉन आर ए बी। मैं बोला ठीक है सर जी, इसका क्या फायदा होगा। तो मैं क्या चाहता हूं भाई, मैं सिंपल सी बात, देखो यहां पर इस चीज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। मैं जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो मैं आपसे सवाल जब पूछूंगा तो उसका ध्यान रखना, ये चीज इसीलिए बताई गई है ताकि आप न्यूमेरिकल में कॉन्सेप्ट को अप्लाई कर सको। ध्यान रखो मैंने क्या बोला है, करंट कितना है इन दो टर्मिनल के अक्रॉस जो वोल्टेज है, मतलब पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप है। क्यों मैं ऐसा बता रहा हूं, उसका रीजन सुनिए। मैं ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं एक ऐसा सर्किट बना दूं, देखो देखो ये यहां पर, ये यहां पर, ये यहां पर, और ये आपकी पोटेंशियोमीटर वायर बना दी मैंने। भाई अब ऐसा भी तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये 10 वोल्ट दे दिया, ये 2 ओम का रजिस्टेंस दे दिया, ये 12 वोल्ट ले लो, ये 10 मीटर की वायर है, 1 ओम पर मीटर का इसका रजिस्टेंस है। तो अब मैं कुछ अलग आंसर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। तो इसलिए मैं ये चीज पहले से आपको बताते हुए चल रहा हूं, समझाते हुए चल रहा हूं कि आपके दिमाग के तार खुल रहे हैं कि नहीं खुल रहे हैं, मतलब कौन सा आंसर करेक्ट है। क्लियर है, जरूरत पड़ेगी जब न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा मैं, तो पहले से बता के रख रहा हूं। ऐसा नहीं होना चाहिए जब आने वाला लेक्चर आए उसमें जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊं तो आधे लोगों को तो हवा ही नहीं लग रही कि भैया हो क्या रहा है, कहां से ये चीजें चल रही हैं। मैं बोला ठीक है चलो। अब मैंने क्या किया, लेट्स से इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है P, इसके ऊपर मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया है P। अब इस P पॉइंट की विशेषता क्या है ये सुन लीजिए। मैंने ये जो पॉइंट P कंसीडर किया है, यहां पर ये जो आपका सेल है ये आपका हायर पोटेंशियल साइड है, तो मैं यहां से सारा मेजरमेंट शुरू कर रहा हूं। ठीक है, मैं कहां से मेजरमेंट शुरू कर रहा हूं, हायर पोटेंशियल साइड से। तो मैंने माना कि भैया इसकी जो लेंथ है वो है आपकी स्मॉल एल। कितनी मान ली, स्मॉल एल। देखो कैपिटल एल कौन सी मानी है, कैपिटल एल मैंने पूरे की मानी, तो मैं लिख देता हूं चाहिए तो यहां पे जिससे कंफ्यूजन ना हो, पूरे की कितनी है, कैपिटल एल है, और इतने की क्या है, स्मॉल एल है। मतलब मैं लिख देता हूं भाई, मैंने क्या बोला कि भैया लेंथ ऑफ ए बी सेक्शन, लेंथ ऑफ ए बी जो कि पोटेंशियोमीटर वायर है वो है कैपिटल एल, और लेंथ ऑफ ए पी सेक्शन इज स्मॉल एल। ठीक है, ये मैंने मान लिया। अब मैं चाहता हूं कि इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट किया जाए। मतलब मेरे मन में एक ख्याल आया कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एपी, ये कैसे निकालूं बोलो। तो मैं बोला ये तो आसान काम है। मैं बोला कैसे, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एपी कैसे कैलकुलेट करूं। तो मैं बोलूंगा ओम्स लॉ मुझे मालूम है। बोला यस, तो मैं लिखूंगा वीएपी विल बी इक्वल्स टू आई थ्रू एपी इंटू आर ऑफ एपी। अरे बात समझ में आ रही है,
मैंने क्या बोला, V इक्वल्स टू आई आर, तो वोल्टेज बराबर करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कौन सा, तो देखो यदि मैं वोल्टेज ड्रॉप चाहता हूं अक्रॉस एपी लिखना, तो इसका मतलब यही है ना कि भैया करंट एपी में से कितना फ्लो हो रहा है और इनटू रेजिस्टेंस ऑफ दिस एपी सेक्शन, यस और नो। तो मैंने बोला बिल्कुल सही बात है। तो अब जरा यहां पर वापस इस डायग्राम पे आ जाते हैं लौट के। तो मुझे बताओ ये जो करंट आई है, क्या यही करंट आई ए पी है और यही करंट आई ए बी है? अरे भाई सीरीज है ना ये, तो एक तरह से ये लाइन में से तो जा रहा है, एक ही तरह से जा रहा है, मतलब ये पूरे वायर ए बी का करंट बोलो या इस पूरे सर्किट का करंट बोलो या इस एपी वाले सेक्शन का करंट बोलो, क्या ऑल दी थ्री करंट्स आर सेम? क्या ये तीनों करंट एक ही हैं? बिल्कुल एक ही करंट है। बोला बिल्कुल सही बात है। तो यहां से मेरे पास में एक पॉइंट निकल के आया कि भैया वीएपी इक्वल्स टू आईएपी इंटू आरएपी में आईएपी तो वही है जो आई है। मैं बोला ठीक है। व्हाट अबाउट आरएपी? तो आरएपी कैसे कैलकुलेट करूंगा? तो मैंने बोला भैया आरएपी कैन बी रिटन एज सिग्मा, सिग्मा क्या है, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ इनटू लेंथ ऑफ एपी सेक्शन। अरे यस और नो? बिल्कुल सही बात है। मतलब आप लिख सकते हो सिग्मा इंटू स्मॉल एल, यस और नो, सिग्मा इंटू स्मॉल एल। तो उठा के यहां पर डाल दीजिए तो आपके पास में आएगा वी ए पी बराबर आई ए पी। तो आई कितना निकाला था आपने? निकाला था वी ए बी अपॉन आर ए बी इंटू आर ए पी। भाई ये सिंपल सी बात है, तो पोटेंशियल ड्रॉप, पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट बन गया ये। तो इसको जरा ध्यान से देखो, यदि मैं इसको ऐसे लिख दूं आर ए पी अपॉन आर ए बी इंटू वी ए बी, तो क्या ये पोटेंशियल डिवाइडर सर्किट जैसा नहीं दिख रहा है? मतलब कैसे? मैं जैसे देखो ये ऐसा और ऐसा, ये R1 है, ये R2 है, और यहां पर यदि ये V है तो आप लिखोगे वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1 बराबर R1 अपॉन R1 प्लस का R2 और इंटू V। बोलो यही कहानी चल रही है क्या? कहानी वही चल रही है, बस आपको रिप्रेजेंट करने का तरीका अलग दिया गया है। सर यहाँ पे R1 R2 दिख रहे हैं, यहां पर कैसे दिखाओगे? तो मैंने बोला भैया देखो ये वाला जो सेक्शन है इसको आप R1 पकड़ लीजिए, इस वाले सेक्शन को R2 पकड़ लीजिए। तो R1 मतलब है RAP और R1 प्लस R2 का मतलब है RAB। बोलो सही है? मैं बोलते समय, आपको सुनते समय, मैं जो बोल रहा हूं उसमें बी और पी यदि कई बार एक जैसा लगे तो ध्यान से अपना दिमाग भी थोड़ा सा लगा लेना मैं क्या बोल रहा हूं। मैंने बोला R1 जो है वो पी फॉर पैरट, तो उस वाले सेक्शन का रेजिस्टेंस, और R1 प्लस R2 दैट इज AB पूरी वाली वायर का सेक्शन का रेजिस्टेंस और टोटल वोल्टेज ड्रॉप। तो यही तो कहानी यहां पर करवा रहा हूं मैं इतनी देर से, और क्या है, वही चीजें हैं। मतलब बिल्कुल सही बात है। नाउ पुटिंग द वैल्यूज, व्हाट आई कैन से दैट कि VAP विल बी इक्वल्स टू VAB अपॉन RAB को लिखा जाएगा सिग्मा इंटू एल, और इंटू RAP को लिखा जाएगा सिग्मा इंटू स्मॉल एल। सो यहां से मेरे पास में VAP की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है? तो वो आ रही है VAB अपॉन कैपिटल एल इंटू स्मॉल एल। यस और नो? मैंने बोला सही बात है। अब सर इसका फायदा क्या हुआ? तो इससे रिलेटेड मैं कुछ चीज बताता हूं। वो ये है यार, ये VAB जो है और ये जो L है, ये दोनों कांस्टेंट चीजें हैं क्या? आर बोथ ऑफ देम आर कांस्टेंट और नॉट? VAB और L कांस्टेंट है कि नहीं? तो कई लोग बोले कि सर कैसे कांस्टेंट है, जरा समझाइए पहले, तभी हम लोग मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। तो मैंने बोला देखो ये वाला जो सर्किट है पोटेंशियोमीटर के बाहर का, ये जो सर्किट है, देखो ये पोटेंशियोमीटर वायर जो है इससे कनेक्टेड ये जो सर्किट है आपके पास में, क्या ये फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। अच्छा इसकी जो लेंथ है, क्या ये लेंथ फिक्स है? बिल्कुल फिक्स है। तो इसको मैं एक कांस्टेंट ले सकता हूं? बिल्कुल ले सकता हूं। अब ये जो पॉइंट P है उसे कहां ले रहा हूं वो एक अलग मुद्दा है, वो तो कहीं पर भी ले सकता हूं, लेकिन बचा हुआ सारी चीजें तो फिक्स है ना। क्योंकि एक बार पोटेंशियोमीटर आपने फिक्स कर दिया तो उसकी वायर की लेंथ फिक्स हो गई, 1 मीटर 2 मीटर 10 मीटर जो भी लेनी है आपको। ये बैटरी जो सर्किट के अंदर लगाई है वो भी सारी चीजें फिक्स हो गई। अब कुल मिला के इस AB वायर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कांस्टेंट हो गया। तो मैं यहां से कह सकता हूं VAB अपॉन L क्या है? एक कांस्टेंट है, और इसे एक नाम दिया गया है, इसे बोला गया है पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे एक नाम दिया गया है और ये नाम है क्या? पोटेंशियल ग्रेडियंट। इस पे सवाल बनता है, डायरेक्टली पोटेंशियल ग्रेडियंट आपसे कैलकुलेट करवा लेता है, और इसे हम लोग लिखते हैं जनरली PG। पेइंग गेस्ट नहीं है,
कई लोग बोल रहे हैं सर पेइंग गेस्ट तो नहीं, पर हम लोगों को ऐसे लग रहा है कि हम लोग कुछ नाम बना लें इस पे। जो नाम बनाना है वो बना लो। प्रेम गोयल, गुप्ता, और जी पे कौन सा सरनेम आता है? पी पे और भी बहुत सारे सरनेम बन जाएंगे। अब देखो, अब कई लोग हैं ना जिनका इनिशियल आ रहा होगा, वो नाम लिखना चालू कर देंगे पीजी पे। सर मेरा नाम ये है, क्या है? पंकज। जी पे वही दो ही सरनेम याद आ रहे हैं मेरे को तो जी पे। सर आपका भी तो है? बोला यस मेरा भी है। ओके लेट इट बी। तो मैं क्या बोल रहा था, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एपी मिल रहा है वो मिल रहा है मुझे पोटेंशियल ग्रेडियंट इनटू लेंथ ऑफ एपी सेक्शन। यस और नो? इसमें से मैंने क्या बोला कि भैया ये वाली चीज जो है वो है कांस्टेंट। तो मैं यहां से कह सकता हूं वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एपी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ एपी। सो यहां से मुझे एक बात समझ में आती है, वो ये आती है कि वोल्टेज ड्रॉप जो होता है, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर, across potentiometer wire is directly proportional to the length on potentiometer wire। मतलब भैया जितनी ज्यादा लेंथ आप वहां पर मेजर करोगे उतना ही क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप भी बढ़ता जाएगा। ये इसका एक कॉन्सेप्ट है और दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। ये प्रिंसिपल सॉरी ये क्या है, पोटेंशियोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल है जिसके बेसिस पर ये काम करता है। ऐसा भी तो हो सकता है कि सर्किट के अंदर में देखो कहानी में क्या होगा, मान के चलो इस सर्किट के अंदर में किधर गया ये, एक रजिस्टर लगा दो, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस मान लो और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी कैलकुलेट लगा लेते, तो क्या फर्क पड़ जाता था? किस चीज पे फर्क पड़ता? तो आपका फर्क पड़ता था यहां पर किस पर, करंट पर। आपका फर्क किस पे पड़ता था? करंट पर आपका फर्क पड़ता था और करंट के कारण बाकी चीजों में परिवर्तन आता था। अरे बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ध्यान सुनने चलना। देखो यही चीजें इंपॉर्टेंट है, छोटी छोटी सी चीजें मैं बताने की कोशिश करता हूं हमेशा, जो आपकी नजरअंदाज नहीं होनी चाहिए। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, मान के चलो देखो ये आपका पोटेंशियोमीटर वायर है, इसके साथ में यदि ये सेल ई जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आर ई है, यहां पर एक की है और एक रेजिस्टेंस और लगवा दीजिए जिसको मैं आर एक्सटर्नल मान लीजिए, ये स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस ये ई लगा लीजिए, ठीक है। और इसका जो रेजिस्टेंस है आर ए बी ही है, सो सिग्मा है, एल है, जो भी है। तो आप इस बार आई क्या लिखते थे, ई अपॉन आर प्लस आर ई और प्लस का आर ए बी, ऐसे लिखते थे नहीं लिखते थे? तो यही फर्क पड़ेगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी कहानी तो वैसे ही आ जाएगी भाई, बाकी कहानी तो वैसे की वैसे ही आगे कंटिन्यू करेगी। यस और नो? मैंने बोला बिल्कुल सही बात है, इसको फोकस में रखना क्योंकि इससे रिलेटेड सवाल जब हम लोग करेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए भैया ऐसे सवाल बनेंगे, ऐसे सवाल बनेंगे। तो इस केस में यदि ये करंट है तो अब एक बात बताइए, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस जो ए बी आएगा वो कितना आएगा? तो वो आएगा आई इंटू आर ए बी। तो आई आपका बन जाएगा ई अपॉन आर ए बी प्लस का आर ई प्लस का आर इंटू आर ए बी कितना आएगा? तो आर ए बी आएगा आपके पास में सिग्मा इंटू एल। और ये कहानी फिर आगे हमारी ऐसे ही कंटिन्यू चलती चली जाएगी। क्लियर है? सो यहां से वी ए बी मिल गया, वी ए बी से आप क्या निकाल सकते हो? पोटेंशियल ग्रेडियंट निकाल सकते हो। क्या ये बात समझ में आ रही है? सर समझ में आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है, दोनों चीजें चल रही हैं। मैं बोला ठीक है, क्या समझ में नहीं आ रहा है, इसका यूज क्या करना है? तो मैं बता रहा हूं कि जब न्यूमेरिकल होंगे तो हो सकता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए कुछ चीजों को एक्स्ट्रा डाल दे इसमें, तो उससे डरना नहीं है, बस इतना ध्यान रख लीजिए। अभी के लिए तो आपका कॉन्सेप्ट यहीं पर खत्म हो गया कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पोटेंशियोमीटर वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ मेजर्ड ऑन पोटेंशियोमीटर वायर। ये आपका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आगे इसका यूज करना चालू करेंगे, दैट इज द यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्या क्या यूजेज है? तो मैंने बोला एक यूज है इसका टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल, जिसको हम लोग बाद में सीखेंगे। उसके पहले है यहां पर देखो, टू मेजर द ईएमएफ ऑफ अ सेल को न्यूमेरिकल के थ्रू ही अच्छे से समझा जा सकता है, ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, ऐसे आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। हम लोग इसको न्यूमेरिकल के थ्रू समझेंगे। तो फिर सर मैं एक काम करता हूं, हेडिंग लिख देता हूं, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। पहला यूज है आपका टू मेजर
EMF ऑफ अ सेल, जिसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, टू कंपेयर EMF ऑफ सेल, टू कंपेयर EMF ऑफ अ सेल। और तीसरा यूज है टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस, टू कैलकुलेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। ये 3 यूज हैं। इसमें से हम लोगों को ये वाला जो है इसे हम लोग पढ़ेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल, क्योंकि जो सवाल बनेंगे विद द हेल्प ऑफ न्यूमेरिकल्स, मतलब इसे हम लोग डायरेक्ट न्यूमेरिकल अप्रोच से ही समझेंगे। मैं इसको यदि थियरी में पढ़ाने जाऊंगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आने वाला है। सर आपको कैसे मालूम नहीं समझ में आएगा? पढ़ा के तो देखो, हम समझ जाएंगे। मेरे इतने सालों का अनुभव मुझे यही बताता है कि ये नहीं समझ में आता है विद द हेल्प ऑफ थियरी। तो सर ये बाकी की 2 आ जाएंगे क्या? यस, बाकी के 2 आ जाएंगे। क्यों आ जाएंगे? क्योंकि इनमें है ना फॉर्मूले बनेंगे। इनमें क्या बनेंगे? फॉर्मूले बनेंगे जिसे आप याद रख पाओगे। इसमें ना कोई फॉर्मूला है ना कुछ है, सीधा कॉन्सेप्ट है, और उस कॉन्सेप्ट पे थोड़ा लेफ्ट राइट करो, उसी के बेसिस पर न्यूमेरिकल आपका बदलता हुआ चलता है। तो इसलिए हम लोग इसे बाद में पढ़ेंगे। तो हमारी जो पहली हेडिंग है वो है टू कंपेयर द EMF ऑफ अ सेल, ऑफ अ सेल नहीं, टू सेल। मैंने वो गलत लिख दिया, टू लिख लेना उसको। सर आप कर लो ना, ऑफ 2 सेल्स। अरे कंपेयर करना है तो 2 होने चाहिए ना, अकेले का कंपेयर किससे करोगे? तुम अपने आप का कंपैरिजन अपने आप से कैसे कर लोगे? अपने आप का कंपैरिजन किसी दूसरे से ही किया जा सकता है। तो वही बात है और कुछ नहीं है। सो गिव द हेडिंग कंपैरिजन ऑफ EMF ऑफ 2 सेल्स। सो आपके पास में पहली हेडिंग है कंपैरिजन ऑफ 2 सेल्स। अब इसमें 2 तरह की कंपैरिजन के सवाल बनते हैं। तो पहला जो तरीका है वो हम लोग यहां पर सीख रहे हैं। पहला जो होता है इसे बोला जाता है डायरेक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? पहला इसके अंदर में है, ए पॉइंट है डायरेक्ट मेथड, या इसे बोला जाता है इंडिविजुअल सेल मेथड। देखो कई बार है ना, जनरली मैं एक बात बता दूं कि आपके एग्जामिनर आपको इतना कंफ्यूज करते नहीं है, न जाने क्यों नहीं करते हैं। अच्छी बात है वैसे देखा जाए तो, लेकिन हां कोई एग्जामिनर यदि आया, उसे मन में आया तो वो इसमें बहुत कुछ कर सकता है। इंडिविजुअल सेल मेथड को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं, यूजिंग 2 सेल्स इंडिविजुअली, यूजिंग 2 सेल्स इंडिविजुअली। 2 सेलों को अलग अलग इस्तेमाल करते हुए हम लोगों को इसको करना है। तो भैया सबसे पहले देखो मैंने क्या किया, वही आपकी पोटेंशियोमीटर वायर में बना लेता हूं। देखो बिल्कुल सेम सर्किट बनेगा, डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। देखो यहां तक ये पोटेंशियोमीटर वायर बना ली। मैंने क्या बोला, यहां से आपके पास में एक बैटरी लगेगी, यहां से आपके पास में एक की लगेगी, यहां पर आपके पास में एक रियोस्टेट होगा जिसका काम एडजस्टमेंट वगैरह होगा। ये आपका एक प्राइमरी सर्किट मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया है। ये बात समझ में आई? मैंने बोला बिल्कुल ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मुझे ऐसे 2 सेल्स जिनका EMF कंपेयर करना है उनको उठाना है और उनको लेना है। तो उनको मैंने यहां पर ऐसे बना दिया। देखो ये आपके पास में पहला सेल है, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस से कोई लेना देना नहीं है आपको, और इससे मैंने एक की कनेक्ट कर दी। दूसरा मैंने यहां पर लगा लिया, इससे मैंने एक की कनेक्ट कर दी, और दोनों को मैंने एक साथ में एक गैल्वेनोमीटर और यहां पर है आपकी एक जॉकी से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, इसका EMF है E1, इसका EMF है E2। मान के चलो ये आपको अभी पता है, ये आपके पास है K1K और ये है K2। इस पॉइंट को हम लोग जनरली नाम देते हैं A, इस पॉइंट को नाम देते हैं B। ये आपका रियोस्टेट है RH। यहां तक की कहानी समझ में आई? ये तो सर्किट डायग्राम बनाया, इसमें मैंने कुछ भी नया नहीं किया है। अब होता क्या है उसको समझते हैं। अब हाल फिलहाल में सबसे पहले जब मैं शुरू कर रहा हूं तो मैंने क्या किया कि भैया मैंने ये वाली की दोनों को ओपन कर दिया और सर्किट में से करंट फ्लो करवा दिया, और मैंने देख लिया कि भैया हाँ प्रॉपर करंट वगैरह फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब देखिए इस समय ये दोनों की दोनों सर्किट के पोटेंशियोमीटर सर्किट के बाहर हैं। जिनका EMF आपको कंपेयर करना है वो सर्किट में कनेक्टेड नहीं है। तो कई लोग बोलेंगे सर ये रहा कनेक्शन देखो,
अरे भैया ये हवे में कनेक्शन है, कहीं कनेक्शन जा ही नहीं रहा, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, मतलब इस सर्किट के अंदर ऊपर में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है। इसको मैंने क्लोज करके रखा हुआ, ये की आपकी के वाली है, ये वाली कौन सी है, के वाली है, ठीक है, मतलब ठीक है। अब मैंने क्या किया जरा ध्यान से देखते हैं। अब इन दोनों में से किसी एक की को, जिसका नाम मैं मान लेता हूं K1 है, इसका नाम मैं क्या मान लेता हूं, K1 है, K1 को कर दिया क्लोज, K1 को क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। और जैसे ही K1 को क्लोज किया उसके बाद में मैं ये जॉकी को उठाया और इसके ऊपर में घुमाना चालू कर दिया। मान के चलो ये पॉइंट मिला है मुझे P, जहां पर इस पॉइंट P पर, एट पॉइंट P, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज जीरो? इसका मतलब यह है कि भैया करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। अब गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हुआ है तो सोचिए गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो क्यों हुआ, कहां से गैल्वेनोमीटर का करंट जीरो हुआ है तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो देखो गैल्वेनोमीटर की ब्रांच देखो, ये पिंक चल रही है, यहां से आया, ये यहां से ऊपर से ऐसा कनेक्शन है, यस और नो? ध्यान से देखो, यदि मैं इसको हटाना चाहूं, बाहर निकालना चाहूं, तो इस पी को हटा लीजिए और यहां से ए को बाहर निकाल दीजिए। यही बात हुई कि नहीं हुई? बिल्कुल यही बात हुई। अब इसको जरा ध्यान से सुनिए, मैं क्या बोल रहा हूं, करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज जीरो। इसका मतलब यह है कि भैया यहां से जो भी करंट आई आ रहा है वो यहां नहीं जा रहा है, वो पूरा का पूरा करंट यहां ऐसे ही इसमें ही फ्लो कर रहा है। क्या ये बात पकड़ में आई? मतलब बिल्कुल सही बात है। सो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन जीरो हुआ तो ये करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर जीरो है। इसका मतलब यह है कि इस सेल का जो ईएमएफ है E1 वो उतना ही है जितना इस एपी सेक्शन का पोटेंशियल ड्रॉप है। मैंने बोला कि भैया सेल E1 का जो ईएमएफ है दैट इज इक्विवेलेंट टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एपी सेक्शन, एपी सेक्शन, ये मैं यहां पर कह सकता हूं। तो भैया E1 बराबर आएगा कितना, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस एपी को मैं लिख देता हूं VAP, V का मतलब आएगा कितना, I इंटू आर। अब I इंटू आर को मैं लिखूं कैसे, तो भैया कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें से ये जो पूरा करंट I है वो तो यहीं से फ्लो कर रहा है, मतलब आपने लिख दिया I इंटू आर ऑफ एपी। और R ऑफ एपी कैसे लिखा जाएगा, तो भैया पोटेंशियोमीटर वायर के लिए मैंने पहले ही सिग्मा डिफाइन किया हुआ है, तो मैं उसी से आगे बढ़ जाऊंगा। तो मैं लिखूंगा सिग्मा इंटू, सॉरी I तो लिखना ही भूल गया, सॉरी, कोई बात नहीं, होता है, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बातें होती रहती है, सनोरेटा। E1 बराबर VAP बराबर I सिग्मा L ऑफ AP, लेंथ ऑफ AP, लेंथ ऑफ AP। मैं इसे नाम दे देता हूं L1, मेरी सहूलियत के लिए मैं इसे क्या नाम देता हूं, L1। तो मैं कुल मिला के कह सकता हूं E1 बराबर जो आया है वो आया है I सिग्मा और L1। यहां पर देख के जरा बताओ कौन सी क्वांटिटी वेरिएबल वाली है, कौन सी क्वांटिटी है जो बदल गई है, तो भैया सॉरी जो बदल सकती है, तो वो है आपका L1। मतलब इस E1 की वैल्यू यदि बदलेगी तो इस L1 की वैल्यू बदल रही होगी, सिंपल सी बात है। I ये इस सर्किट का है, इसका ऊपर से कोई लेना देना ही नहीं है, इस I का ऊपर के सर्किट से कोई लेना देना नहीं है, मतलब ये कांस्टेंट है। सिग्मा पोटेंशियोमीटर आपका एक बार बन चुका है, मतलब सिग्मा भी कांस्टेंट है। तो L1 और E1 का डायरेक्ट यहां पर रिलेशन है, और वही बात हम लोग पहले भी सीख के आए हैं कि भैया प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कहता ही ये है कि पोटेंशियल ड्रॉप जो होता है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो लेंथ एपी जितनी बढ़ेगी उतना ही सेल का E1, सेल जो E1 है उसका ईएमएफ उतना ही ज्यादा होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई? मतलब बिल्कुल सही बात है। ओके, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब मैं क्या करता हूं, अगला स्टेप देखो, अगला स्टेप मैं लिख यहां पे रहा हूं, आपको समझाते हुए चल रहा हूं। देखो सेकेंड स्टेप में मैंने क्या किया, ओपन K1, ओपन की K1, इसका मतलब क्या है, की K1 को खोल दिया, क्लोज की K2, K2 वाली जो है उसे सर्किट में लगा दिया। ठीक है, तो करो काम, इतना करते चलो करते चलो। तो इसका मतलब ये है कि भैया ये हट गई यहां से और ये आपका यहां, सॉरी पेन लगाओ, ये यहां पर क्लोज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अब जो है वो E2 वाला जो सेल है वो सर्किट में आ गया। अब मैं यहां से अपना वायर उठाना चालू करूंगा। अब मैं इस वायर को उठाया और इस पे घुमाया घुमाया घुमाया, कहीं यहां पर मान के चलिए पॉइंट आ गया P डैश,
और ये P डैश वो पॉइंट है जहां पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। मतलब मैंने बोला कि भैया ऐसा करने पर हुआ ये है कि एट P डैश डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0, डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर इज 0, गैल्वेनोमीटर में जो डिफ्लेक्शन है वो 0 है। इसका मतलब ये है कि भैया करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर इज 0। क्या इसका मीनिंग यही निकल के आता है, यस और नो? और इसका यदि ये मीनिंग निकाल चुके हो आप लोग तो आगे आप क्लियरली कह सकते हो कि इसका मतलब ये है कि जो EMF ऑफ सेल E2 इज इक्विवेलेंट टू पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस AP डैश सेक्शन। मतलब आप लिखोगे E2 विल बी इक्वल्स टू VAP डैश, जिसे आप लिखोगे कितना, E2 बराबर I इंटू RAP डैश, जिसे आप लिखोगे E2 बराबर I इंटू सिग्मा इंटू LAP डैश, जिसे मैं मेरी सहूलियत के लिए नाम दे देता हूं I सिग्मा L2। ये मेरे पास में दूसरी इक्वेशन आ गई। अब मुझे इनको कंपेयर करना है, तो कंपेयर करने के लिए मैं क्या करता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देता हूं और इस वाली को इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देता हूं और दोनों को आपस में डिवाइड कर देता हूं। तो आई विल गेट E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। दिस इज द रिलेशन। अब इसमें सवाल इतना ही सिंपल सा सवाल पूछा जाता है। सवाल कैसे पूछा जाता है, इसकी कुछ कंडीशंस है जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है, वो कंडीशंस भी मैं आपको ड्यूरिंग द न्यूमेरिकल करवाऊंगा। एक काम करते चलो मैं बता देता हूं हैंड टू हैंड। कंडीशन ये है कि ये जब आप मेथड यूज कर रहे हो तो यहां पर वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि E इज ग्रेटर देन E1 एंड E इज ग्रेटर देन E2। किधर गया, सॉरी, ये वाले जो E का EMF है वो इन दोनों के EMF से ज्यादा होना चाहिए, तभी आप ये कर पा रहे हो। दूसरी बात, ये हायर पोटेंशियल साइड पे ही कनेक्ट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि लोअर पोटेंशियल साइड पे कनेक्ट कर दो। देखो ये आपका पॉजिटिव टर्मिनल, ये आपका नेगेटिव टर्मिनल, मतलब ये आपका हायर पोटेंशियल साइड है और ये वाली आपकी लोअर पोटेंशियल साइड है, मतलब ये वाला जो बी वाला पॉइंट है वो लोअर पोटेंशियल साइड है। सेल E1 का ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है, ये हायर पोटेंशियल है, ये लोअर पोटेंशियल है। तो हायर पोटेंशियल साइड एक साइड में कनेक्ट होनी चाहिए, यदि उल्टे कर दिए तो आंसर नहीं आएगा, मतलब वो कनेक्शन ही गलत है। क्लियर है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको नोट डाउन करनी है, जब न्यूमेरिकल के दरमियान आपको फंसाया जा सकता है। हालांकि ऐसे सवाल सिर्फ मैं ही आपको बना के सिखाऊंगा, एग्जामिनर जनरली ऐसे सवाल बनाने से बचते हैं क्योंकि उसमें डायग्राम बनाना पड़ता है, एक DTP ऑपरेटर ढूंढो। मैं भी आपको सिर्फ क्लासरूम में ही करवाऊंगा ऐसे सवाल, जिससे आपकी नॉलेज सिर्फ चेक होगी। वो सवाल आपको एग्जाम में मिलने की संभावना ना के बराबर है 0%, बट उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बस क्लियर हो जाएगा कि भैया पोटेंशियोमीटर का सवाल, क्योंकि यदि एग्जामिनर वर्ड फॉर्म में यदि कोई सवाल क्रिएट करता है तो वो कैसा क्रिएट कर सकता है। क्या ये बात समझ में आ गई? सो ये आपका तरीका हो गया। अब इस पे जो सवाल पूछेगा वो सवाल कैसे पूछेगा सुन लीजिए। E1 बाई E2 बराबर L1 बाई L2। तो सवाल एग्जामिनर पूछेगा कि व्हेन, लेट्स से, देखो ऐसे सवाल पूछेगा, देखो वो सवाल का आंसर आपसे कैसे निकलवाना चाहता है कि अ पोटेंशियोमीटर इज कनेक्टेड टू मान के चलो 20 वोल्ट सप्लाई। मैंने बोला ठीक है, अ सेल whose EMF is 12 volt when connected to potentiometer, then zero deflection is achieved at 10 मीटर। मान के चलो मैं 10 मीटर ले रहा हूं, ठीक, सॉरी 10 मीटर काय करें, सॉरी बेटा इतना बड़ा नहीं आएगा, 10 मीटर की तो पूरी वायर है। मैंने बोला लेट्स से 8 मीटर पे मुझे मिल गया है। नाउ अनदर सेल इज कनेक्टेड, देन जीरो डिफ्लेक्शन इज एट, सवाल को साथ में लिखते चलिए, इज अचीव्ड एट लेट्स से 5 मीटर या 6 मीटर ले लो, चलो ठीक है 6 मीटर। व्हाट इज, या फाइंड EMF ऑफ दिस सेल,
ऑफ दिस सेल। ये सवाल है, ये हलवा सवाल होते हैं इसके भाई, बेमतलब का डरना नहीं है। तो क्या करोगे, तो हाँ E1 बाई E2 बराबर का है L1 बाई L2। तो बोलो E1 कितना है, तो E1 है आपका 12 वोल्ट, इसका आपसे पूछा है, और जब E1 लगाया है तो आपको लेंथ मिली है 8 और इस पे मिली है 6, तो भैया E का आंसर आएगा कितना, 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 8। 4 से काटो 2 बार, 4 से कटेगा 3 बार, 2 से काटो 3 बार, तो E का आंसर है 9 वोल्ट, मतलब अननोन वाला जो सेल है वो 9 वोल्ट का है। ठीक है, अरे भाई देखो E प्रोपोर्शनल टू L में तो 12 पे आपको देखो कहां गया कहां गया कहां गया, 8 मीटर मिल रही है जब आपने 12 वोल्ट लगाया है, और 6 मीटर मिल रही है जब आपने अननोन लगाया, तो E के सामने 6 आ जाएगा। इनको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा E का इधर आएगा 12 तो 9 वोल्ट। अब मैंने ये इसमें जो 20 वोल्ट का डेटा है वो किसी काम का नहीं है इस पर्टिकुलर सवाल में, लेकिन एग्जामिनर यदि आपसे आंसर नहीं निकलवाना चाहता है तो मैं इसे यहां पर क्या कर देता हूं, 2 वोल्ट। ठीक है, अब इस सवाल का आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्यों, अब इस सवाल का आंसर आएगा नन ऑफ दीज। क्यों आएगा नन ऑफ दीज, रीजन सिंपल सी बात है, जो पोटेंशियोमीटर वायर की जो सप्लाई है वो इससे कम है और किसी से भी कम नहीं हो सकती। इसका मतलब ये आंसर तो आप निकाल लाओगे 9 वोल्ट ही आएगा आंसर मैथमेटिकली, लेकिन एग्जैक्टली करेक्ट आंसर आपको नन ऑफ दीज टिक करना रहेगा, या जो भी एग्जामिनर वहां पे एक सुटेबल आंसर क्रिएट कर देगा वो आंसर आपको यहां पर टिक करना रहेगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ओ माय गॉड सर, ऐसा भी सवाल बन सकता है? अरे बिल्कुल बन सकता है भैया, ये सवाल वर्ड प्रॉब्लम में देते ही इसलिए जिससे हमें मालूम होता है कि भैया बच्चे को ये फॉर्मूला रटा रटाया होता है और बच्चा इसी पे सवाल करता है और आंख बंद करके सवाल करता है, क्योंकि इस पे कोई ध्यान देता ही नहीं है कभी भी। तो सर इसका मतलब हमें सवाल को पढ़ना है, बिल्कुल पढ़ना है, बट 90% जो सवाल है वो उसमें वो डेटा अच्छा ही दिखता है, वो कभी कंफ्यूज नहीं करते हैं। पता नहीं क्यों नहीं करते हैं, मेडिकल वाले बच्चों को ज्यादा परेशान करना पसंद नहीं करते हैं। हाँ मे बी स्टेट लेवल की जो सीटीज वगैरह होती हैं या जो हुआ करती थी उनमें सवाल कोई भी कैसे भी बनाते, लेकिन उससे हमें कोई मतलब है भी नहीं। ठीक है, सो ये एक हो गया, ये पहली मेथड समझ में आई, जिसे क्या नाम दिया, डायरेक्ट मेथड, इंडिविजुअल सेल मेथड, जो भी नाम देना है वो नाम दे दीजिए। क्लियर हुआ? इज इट क्लियर टू यू? आर यू श्योर इनफ? ओके चलो आगे बढ़ते हैं। सर ये तो बहुत आसान था। अरे भाई आसान होगा ही ना। अब दूसरा जो है उसे हम लोग बोलते हैं सेकंड मेथड है, इसे बोला जाता है कॉम्बिनेशन मेथड। क्या बोला जाता है? कॉम्बिनेशन मेथड। अब ये कॉम्बिनेशन मेथड ये कौन सी आफत है? देखो इस आफत को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको पोटेंशियोमीटर वायर ही बनानी पड़ेगी। पहले तो ये देखो ऐसे लाइन खींचते चलो आराम से, टाइम पास जितना लंबा चाहिए उतना लंबा टाइम पास कर सकते हो, बहुत है इतना ही है ना। ये हो गई पोटेंशियोमीटर वायर। अब इसका ये पॉइंट को मैंने यहां पर बैटरी से कनेक्ट किया, ये यहां पर की लगा दी, यहां आके रियोस्टेट लगा दिया, ये यहां पर कनेक्शन, ये है E, ये है आपका की के, ये पॉइंट A, ये आपका पॉइंट B, ये आपका RH। ये वाला सर्किट तो कॉमन है। अब हम लोग क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड किस प्रकार से काम करती है उसको जरा हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। यहां पर एक मैंने सेल लिया जिसका EMF है E1, इसका EMF कितना है? E1 है। इसको हम लोगों ने एक स्विच से कनेक्ट करना है। इस स्विच का नाम मैं भूल रहा हूं, वैसे एक अच्छा सा नाम है इसका, ठीक है आप लोग लिख के बता देना जो नाम है। और इस स्विच का कनेक्शन ही कुछ इस प्रकार से रखा जाता है कि हम लोग क्या करते हैं, E1 इधर डाला, हाँ ये एक सेल E2 लगा दिया। देखो दूसरा सेल मैंने कहां लगाया, इसको जरा ध्यान से देखना भैया, यही इसकी पूरी खास बात है। ये मैंने इसको ऐसे कनेक्ट कर दिया, मैंने सही किया है क्या? हाँ, और यहां पर सेल यहां पे लगा, ये लगा गैल्वेनोमीटर, यहां से आ जाएगा। तो ये यहां पर आपका गैल्वेनोमीटर और ये आपकी जॉकी का आगे का हिस्सा। अब देखो यहां पर जो है ना, मैंने ये सब डॉट 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 बना रखे, ठीक है, ये क्या बना रखे हैं, डॉट 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 बना रखे हैं, यहां पे कोई कनेक्शन दे रखा नहीं है। ये कॉम्बिनेशन मेथड की खास बात है, मतलब ठीक है। अच्छा, इसके अंदर में यहां पर कोई की वगैरह की कोई जरूरत है नहीं, यदि आप चाहें तो लगा सकते हैं, नहीं भी लगाए तो कोई ज्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें क्या होता है, ये इसको हम लोग सम एंड डिफरेंस मेथड भी नाम देते हैं। कॉम्बिनेशन मेथड का दूसरा नाम क्या है? सम एंड डिफरेंस मेथड। सर ये सम एंड डिफरेंस मेथड ऐसा क्यों नाम दिया गया है, क्या रीजन हुआ होगा? तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं कि इसमें एग्जैक्टली होता क्या है।
देखो हम लोगों ने क्या किया, इस स्विच को सबसे पहले इस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन देखो, ये मैंने स्विच का कनेक्शन मार दिया, ठीक है। अब जब मैंने इसका ये वाला मेथड, सॉरी ये वाले स्विच को मैंने ऑन कर दिया, आप चाहें तो यहां पे नाम लिख दीजिए ABCD, जो भी नाम आपको अच्छा लगे वो नाम दे दीजिए। बस ये क्या है, ये एक स्विच है, इतना जरूर ध्यान रखना, ओके। तो अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है, हो ये रहा है, आगे चल के बताता हूं, यहीं पे बताता हूं। जब मैंने ये वाला कनेक्शन दिया है तो देखो ये वाला सेल है E1, ठीक है, यहां से वायर गई, ये यहां पे कनेक्शन गया, और ये E2, ठीक है, ये वाला क्या आ गया E2, ये दोनों एक ही डायरेक्शन में कनेक्ट हो गए, यस और नो, यस और नो। सो इन दोनों का जो कंबाइन EMF आएगा, ये कंबाइन EMF आएगा कितना, E1 प्लस का E2। तो इसीलिए हम लोगों ने इसको नाम क्या दिया है, कॉम्बिनेशन मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड। और मैं दूसरा नाम दिया सम एंड डिफरेंस मेथड। दूसरा क्या नाम दिया है, सम एंड डिफरेंस मेथड। वो भी अभी आपको समझ में आने लगेगा कि डिफरेंस क्यों बोल रहा हूं, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है। अब जरा देखिए क्या होगा। अब मैंने स्विच को यहां पर कनेक्ट कर दिया है, क्या की को क्लोज कर दिया, ई को क्लोज कर, ई लगा दिया, सब कुछ सेम चल रहा है। ये आपका हायर पोटेंशियल साइड, ये आपका लोअर पोटेंशियल साइड, कनेक्शन आप देख सकते हैं प्रॉपर लगे हुए हैं, कोई गड़बड़ी अभी तक नहीं करी गई है, बोला ठीक है। अब मैंने क्या बोला, जब इस वाली पोजीशन में आपने स्विच को लगाया तो यहां पर इस वाले सर्किट में कितना EMF निकल के आ रहा है, तो आपका EMF निकल के आ रहा है E1 प्लस का E2। EMF कितना निकल के आ रहा है, E1 प्लस का E2 आपका EMF निकल के आ रहा है। अब इस गैल्वेनोमीटर को पकड़ के मैंने भैया ये जॉकी को पकड़ा और इसके ऊपर घुमाया, मान के चलो ये वो पोजीशन है, पॉइंट P मान लेता हूं। इस पॉइंट पर आपका गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया। ये वो पॉइंट है P जहां पर गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन क्या हो गया, 0 हो गया। और गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन 0 हो गया, इसका मतलब क्या है कि भैया ये जो AP वाला जो सेक्शन है, ये जो AP सेक्शन है, उसका जो वोल्टेज ड्रॉप है वो किसके बराबर है, E1 प्लस के E2 के बराबर है, यस और नो। मैं बोला सही बात है। तो मैं लिखूंगा कैसे, तो मैं लिखूंगा कि एट 0 डिफ्लेक्शन, जब आपका गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन आ रहा है तो उस समय पर आपका E1 प्लस का जो E2 है वो है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस सेक्शन AP। और यदि इसको लिखना है तो मैं लिखूंगा I थ्रू AP इंटू लेंथ ऑफ, सॉरी लेंथ नहीं, R ऑफ AP। आगे चल के मैं IAP इंटू R को लिखूंगा सिग्मा इंटू लेंथ ऑफ AP। मैं इसको नाम दे देता हूं L1 और IAP को I लिख दे देता हूं, तो I सिग्मा L1, दिस इज योर वैल्यू ऑफ E1 प्लस का E2। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सही, तो आसान है, इसमें क्या दिक्कत है, दिक्कत है, सुनो तो सही अभी। अब इसके आगे अगली बार नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया, नेक्स्ट टाइम मैंने घुमाया सर्किट को, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं सर्किट को घुमा रहा हूं तो मैंने क्या किया, इस वाले स्विच को और इस वाले स्विच को ऐसे कनेक्ट कर दिया और ये पिंक वाला कनेक्शन यहां से हटा दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना अब स्विच कैसा बन रहा है। अब स्विच देखो, ये आया आपका E1 वाला बराबर है प्लस माइनस, ये यहां से वायर ऐसे गई, ये वायर यहां से ऐसे गई, ये वायर यहां पे ऐसे मिल गई, मतलब आपको अगला जो टर्मिनल मिल रहा है वो ऐसे मिल रहा है, मतलब माइनस और प्लस। ध्यान से देखिए, बस यही यहां पर है। E1 ये ऐसे आया, देखो मैं चला के दिखा देता हूं, माइनस ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऐसे आया, ये ऊपर से कुदाया है, इसका मतलब ये कि यहां पे कनेक्शन नहीं है। तो E2 का नेगेटिव वाला पहले मिल गया, पॉजिटिव वाला बाद में मिल गया। तो इसका मतलब ये है कि इसका जो कंबाइंड EMF आएगा, इसका जो कंबाइंड EMF आएगा वो आएगा कितना, E1 माइनस का E2। सर E2 माइनस E1 भी तो हो सकता है, नहीं, E1 माइनस E2, क्योंकि आपको हायर साइड इधर ही रखनी है, यही आपकी हायर साइड होनी चाहिए इधर में कनेक्शन के लिए। बात समझ में आ रही है? तो इसका मतलब E1 माइनस E2 ही आने वाला है। अब जब मैंने इसको ऐसे कर दिया है तो उसके आगे की प्रोसेस क्या है, आगे की प्रोसेस सिंपल है। अब आप गैल्वेनोमीटर के जॉकी को उठाइए, इस पे घुमाइए और मान के चलिए कोई ये पॉइंट है जहां पर आपके पास में P डैश मान लीजिए, जहां पर आपको गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिल रहा है। तो जैसे ही आपको गैल्वेनोमीटर में 0 डिफ्लेक्शन मिलेगा तो मैं यहां पर लिखूंगा कि एट 0 डिफ्लेक्शन,
एट जीरो डिफ्लेक्शन आई कैन से दैट कि E1 माइनस का E2 जो आएगा वो आएगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस VAP डैश, जिसे हम लोग लिखेंगे I करंट फ्लोइंग थ्रू AP डैश। अब देखो बार बार मैं वो चीज नहीं लिख रहा हूं कि I AP डैश अलग होगा कि सेम होगा, तो भैया I AP डैश वही I है जो पहले से ही सर्किट में फ्लो कर रहा है, इनटू R ऑफ AP डैश, जिसे हम लोग लिखेंगे I AP डैश इंटू सिग्मा इंटू लेंथ ऑफ AP डैश। सहूलियत के लिए इसे हम लोग लिख लेते हैं I सिग्मा और इसे L2, और जो कि आंसर है E1 माइनस E2 का। ये दो इक्वेशन यहां पर आपके पास में तैयार हो गई, I सिग्मा L2। अब दोनों को सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए मैं क्या कर देता हूं, आपस में कर देता हूं डिवाइड। तो आपके पास में बचेगा कितना, E1 प्लस का E2 अपॉन E1 माइनस का E2, I सिग्मा कट जाएंगे तो ये आएगा L1 बाई L2। ये एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको काम आएगा, एक फॉर्मूला बन जाएगा जो आपको काम आएगा। इसी पर सवाल होते हैं। यहां पर जब क्वेश्चन में एग्जामिनर जब लैंग्वेज के फॉर्म में बोलता है तो भैया ध्यान रखना, E1 प्लस का E2 का मतलब है सेल असिस्ट ईच अदर। क्या हो रहा है, सेल असिस्ट ईच अदर, ऐसी लैंग्वेज बोली जाती है, इसलिए मैं बता रहा हूं साथ में। और E1 माइनस E2 का मतलब है कि भैया सेल अपोजेज ईच अदर, सेल अपोजेज ईच अदर, तब E1 माइनस E2। तो एग्जामिनर सवाल में क्या बोलता है कि भैया बैलेंसिंग लेंथ जो जीरो डिफ्लेक्शन मिल रहा है, जब सेल असिस्ट कर रहे हैं एक दूसरे को तो इतनी मिल रही है, और सेल अपोज कर रहे हैं तो इतनी मिल रही है, तो बताओ EMF कितने हैं उन दोनों सेलों के। तो ये यहां पर आपको कॉन्सेप्ट यूज करना है और इससे आपको सॉल्व करना होता है, ठीक है। ये बात समझ में आई। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो यहां पर एक फंडा लगाया जाता है जिसे बोला जाता है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो योगांतरानुपात, हिंदी मीडियम, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। तो आप लिखेंगे कैसे, E1 प्लस का E2 प्लस का E1 माइनस का E2 डिवाइडेड बाई E1 प्लस का E2 माइनस का E1 माइनस का E2 बराबर L1 प्लस का L2 अपॉन L1 माइनस का L2। सो यहां पर जरा ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा। देखो ये वाले E2 से ये वाला E2 कटेगा और ए वाले E1 से ये वाला E1 कटेगा, तो ऊपर बचेगा कितना, 2E1 अपॉन 2E2, जिसे मैं आगे चल के लिख सकता हूं E1 अपॉन E2 बराबर L1 प्लस का L2 अपॉन L1 माइनस का L2। तो ये भी एक फॉर्मूला बन जाता है, बेसिकली इस पे सवाल बन जाता है, इसलिए मैंने इसको यहां पर लिखवाया है कि यहां पर सिचुएशन कुछ इस प्रकार से बनती है। क्या ये बात समझ में आ रही है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया, क्योंकि कई बार क्या बोलता है, लेंथ का एडिशन और लेंथ का सब्ट्रैक्शन पे सवाल दे देता है, तो EMF कंपेयर करवा लेता है। तो सोचिए कितना आसान है, सोचिए कितना आसान है, बस फॉर्मूला। इसीलिए मैं क्या बोला कि टू गेट द EMF ऑफ अननोन सेल, उस पे न्यूमेरिकल अच्छे लेवल के बनते हैं, लेकिन ये जो चीजें हैं इनसे जो सवाल होते हैं ये बहुत ही सिंपल टाइप के सवाल यहां पर बनते हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है, श्योर है। यहां पर भी क्या कंडीशन है, कंडीशन यहां पर भी सेम है, वो ये है कि यहां पर अब कंडीशन कौन कौन सी ध्यान में रखनी है, वो ये है कि E ग्रेटर देन E1 है, E ग्रेटर देन E2 है, और E ग्रेटर देन E1 प्लस का E2 भी है, तभी आपका ये कॉन्सेप्ट लग सकता है, तभी आप यहां पर इस कॉम्बिनेशन मेथड का यूज कर सकते हो। यदि ये कंडीशन इनमें, अब देखो सिंपल सी बात है, मैं सीधा सीधा यही वाली कंडीशन लिख दूं तो भी काम चल जाएगा, तो भी काम चल जाएगा, लेकिन जनरली अमूमन बताते समय तीनों कंडीशन को लिख के बता दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे को भी अच्छा लगता है कि अरे वाह 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 वाह, इतनी कंडीशन लिखवा दी सर ने, अरे मन को तसल्ली तो दे ही लो, और कुछ नहीं तो बस यही कंडीशन है। सो हम लोगों को ये एक बात यहां पर समझ में आनी चाहिए। क्या ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, अमूमन क्या होता है, अमूमन क्या होता है कि मान के चलो यदि ऐसा हो जाए, कैसा हो जाए कि E1 आपका लेट से E1 जो है ग्रेटर देन E2 है, ठीक है। तो अब आप देखो इतना तो आप समझ चुके हैं कि हमारे पास में एक फंडा तो ये है कि E1 अपॉन E2 बराबर L1 अपॉन L2, जिसे हम लोग कह रहे हैं डायरेक्ट मेथड है। क्या है ये, डायरेक्ट मेथड है। और एक हमारे पास में आ रहा है E1 अपॉन E2 बराबर L1 प्लस का L2 अपॉन L1 माइनस का L2, या इसे ही हम लोगों ने लिखा है E1 प्लस का E2 अपॉन E1 माइनस का E2 बराबर
L1/L2 जिसे हम लोगों ने कॉम्बिनेशन मेथड लिखा है। सो यहां पर एक प्रॉब्लम होती है, क्या होती है कि भैया यदि E1 इज ग्रेटर देन E2 यदि ऐसा हो जाता है, देन देयर विल बी एरर इन डायरेक्ट मेथड। इसी के कारण हम लोगों को ये कॉम्बिनेशन मेथड यूज करनी होती है। मतलब ध्यान रखिए भाई, देखो दो मेथड है, दो मेथड क्यों सीख रहे हैं? जब हमें मालूम है ना डायरेक्ट मेथड से सीधा आंसर यदि आ सकता है, तो वाई टू स्टडी दिस मेथड। अरे क्यों 10 मिनट खराब कर रहे हैं हम लोग? तो 10 मिनट खराब करने का रीजन ये है कि यदि ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि E1 ग्रेटर देन E2, ऐसा हो सकता है ना, मान चलो E1 की वैल्यू है आपके पास में 20 वोल्ट और E2 की वैल्यू है आपके पास में लेट से 2 वोल्ट, तो E1 E2 की तुलना में काफी बड़ा है। तो उस केस में यदि आपने डायरेक्ट मेथड लगाई तो आपका आंसर क्या हो जाता है? रॉन्ग आते हैं। अब कई लोग बोलेंगे सर आंसर तो सही आएंगे, हमारे न्यूमेरिकली सही आते हैं, लेकिन जो प्रैक्टिकली हैं वो आपके आंसर्स क्या हो जाते हैं? गलत हो जाते हैं। तो इसके कारण कॉम्बिनेशन मेथड की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखा जाता है कि भैया कौन से टाइम पे कौन सी मेथड का हम लोगों को यूज करना होता है। और कुछ सावधानी वगैरह है क्या? तो और सावधानी वही है जो मीटर ब्रिज में बोली, जैसे पोटेंशियोमीटर की जो वायर है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उसका रेजिस्टेंस जो है वो काफी हाई होना चाहिए। रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी वेरी हाई, सेंसिटिविटी शुड बी वेरी हाई। ये बहुत सारी छोटी छोटी सी थियोरेटिकल पॉइंट है। बेसिकली क्या होता है, देखो पोटेंशियोमीटर एक आइडियल वोल्ट मीटर ही होता है। पोटेंशियोमीटर इज नथिंग बट द आइडियल वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से भी आप वोल्टेज ड्रॉप कैलकुलेट कर रहे हो, यहां से भी एक तरह से वोल्टेज ड्रॉप ही कैलकुलेट कर रहे हो। लेकिन क्या होता है इसमें, हम लोग ये कह सकते हैं जो वोल्ट मीटर होता है, वोल्ट मीटर का जनरल जो यूज होता है वो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। क्या मेजर करने के लिए? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। बट पोटेंशियोमीटर का यूज हम लोग टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के साथ साथ में सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए भी कर सकते हैं। पोटेंशियोमीटर की जो एक्यूरेसी है वो बहुत ही इजीली बढ़ाई जा सकती है। जितनी इस वायर की लेंथ बढ़ेगी उतनी ही उसकी एक्यूरेसी भी बढ़ती जाएगी। क्योंकि क्या होगा, देखो लेंथ कैसे, एक्यूरेसी कैसे बढ़ेगी, वो सब चीजें हम लोग न्यूमेरिकल के टाइम पे फिर से सीखेंगे। लेकिन मैं वो यहां पर थोड़ा सा आपको एक आइडिया देने के लिए बता देता हूं। क्या होगा, देखो जितनी आप इसकी लेंथ बढ़ाओगे उतना इसका रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो इसका जो करंट है वो कम आएगा। और हम लोग ऐसा कह सकते हैं इसका जो पोटेंशियल ग्रेडियंट है वो कम आएगा। मतलब क्या है कि भैया देखो एक ये है, जैसे मैं आपको रफ पे बताता हूं, आ जाओ यहां पे वापस से। मान के चलो एक वायर है, ये 10 मीटर लंबी वायर है और इस पे मैंने 10 वोल्ट मेजर किया, ठीक है, 10 मीटर लंबी वायर पे। और एक मेरे पास में सेम वही वायर है 10 मीटर वाली, लेकिन इस पे मैं 1 वोल्ट मेजर कर रहा हूं, बराबर है। तो अब आप सोचिए कहां पर एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, खुद कॉमन सेंस से सोचिए। तो यहां पर एक्यूरेसी ज्यादा आएगी, क्यों? देखो इसका 1 मीटर है 0.1 वोल्ट के बराबर, जबकि इसका 1 मीटर है आपका 1 वोल्ट के बराबर। और यदि और टुकड़े करोगे तो 100 सेंटीमीटर है आपका 0.1 वोल्ट के बराबर, तो 1 सेंटीमीटर आएगा 0.001 वोल्ट के बराबर। यहां पर देखोगे तो इसका मतलब यह है कि 100 सेंटीमीटर बराबर है आपका 1 वोल्ट, तो भैया 1 सेंटीमीटर बराबर आएगा 0.01 वोल्ट। तो एक्यूरेसी का लेवल देखो यहां पर ज्यादा है, यहां पर ज्यादा है। क्या ये बात समझ में आ रही है? ये कुछ चीजें होती हैं। मतलब लेंथ बढ़ा के, सेम पोटेंशियल डिफरेंस के लिए लेंथ बढ़ाकर आप, अब कई लोग बोलेंगे सर लेंथ तो दोनों की सेम है। अरे भैया लेंथ सेम है, मतलब आप यहां पर ध्यान दीजिए 1 मीटर बराबर 1 वोल्ट है और यहां पर 1 मीटर बराबर 0.1 वोल्ट है। अरे बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहां से यदि आप देखोगे तो 1 वोल्ट के लिए आपको 10 मीटर हो गया कि नहीं हो गया? तो 1 वोल्ट 10 मीटर है और यहां पर 1 वोल्ट 1 मीटर है, तो भैया इसकी लेंथ ज्यादा हो गई, तो यहां से इसकी एक्यूरेसी क्या होती है? बढ़ जाती है। और क्या है, और क्या क्या चीजें होती हैं? तो भैया इसका क्या बोलते हैं, इसके जैसे कुछ एडवांटेजेस हैं वैसे कुछ डिसएडवांटेज भी है। डिसएडवांटेज क्या है? ये पोर्टेबल नहीं है, इसको लेके घूम नहीं सकते। 10 मीटर लंबी वायर के साथ में जो लकड़ी के बॉक्स पर डिवाइस को लेके घूम सकते हो क्या? नहीं घूम सकते, लेकिन वोल्ट मीटर को जेब में रख के घूम सकते हो आराम से, जहां मन में आए वहां पे लगा दिया 2 जगह पे और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लिया। वोल्ट मीटर से आप ईएमएफ कैलकुलेट नहीं कर सकते, ईएमएफ कैलकुलेट कर, तो कुछ अपनी जगह पे एडवांटेजेस हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस है। एक और डिसएडवांटेज है वो पता है क्या है, कि पोटेंशियोमीटर से डायरेक्ट रीडिंग नहीं आती है। पोटेंशियोमीटर से डायरेक्ट रीडिंग नहीं आती है,
जबकि वोल्ट मीटर से डायरेक्ट रीडिंग आती है, आपको सीधा रीडिंग दिखता है। पोटेंशियोमीटर में आपको कैलकुलेशंस करनी रहती हैं। बात समझ में आ रही है? लेकिन एक्यूरेसी पोटेंशियोमीटर की ही ज्यादा होती है, इस बात को भी आपको भूलना नहीं है। क्या ये मेरी छोटी छोटी सी बातें आपके दिमाग में घुसी? तो मैं उम्मीद करता हूं, देखो अभी आज मैं इसको रिवाइज तो नहीं करवा पाऊंगा, ऑलरेडी काफी लंबा खिंच गया है। हम लोगों ने सिर्फ 2 ही पॉइंट पढ़े हैं, उसमें सिंपल सी बात मैं बता दूं आपको, सीधा सीधा फॉर्मूला काम आने वाला है। और एक पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो है पोटेंशियो वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द पोटेंशियोमीटर वायर। सो बचा हुआ सेक्शन जो है वो हम लोग आने वाले लेक्चर में फिनिश करेंगे और उसी के साथ में हम लोग अपने चैप्टर की भी समाप्ति करेंगे। क्लियर है? सो आज के लिए बेटा बस इतना ही। मुलाकात फिर से होगी आने वाले अगले लेक्चर के दरमियान। सो तब तक के लिए